तो जिस मंच से अंग्रेजी का प्रचार और अंग्रेजी की सहजता, सरलता, सुगमता के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैंने जब खड़े होकर कहा कि ऐसा इसलिए है कि उनमें से अधिकांश बच्चों को उनकी जो बेसिक शिक्षा है वो उनकी भाषा में नहीं दी जा रही, अंग्रेजी थोपने की कोशिश की जा रही है उनके ऊपर, इसलिए वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो एक जैसे किसी के घर में जा करके और उसकी पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करना था, तो उन लोगों को असहज लगा होगा, लेकिन मैं सहजता में अपनी बात कह गया। तो बाद में लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ ये समस्या है। बेसिक एजुकेशन उनकी अपनी लैंग्वेज में होनी चाहिए, जो अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भारत सरकार ने दिया। नमस्कार देवियों और सज्जनों, विजय सिंह स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक विशेष शो आपके बीच में लेकर के आया हूं, जिसका नाम है द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो विद विजय सिंह। हम सभी अपने जीवन में किसी विशेष मुकाम को हासिल करने के सपने देखते हैं, उन सपनों को पूरा करने की पूरी शिद्दत से कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती और हम सपनों से समझौता कर लेते हैं। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो में हम लेकर के आए हैं उनकी कहानी, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम, त्याग और समर्पण के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों को पराजित करने का काम किया है, उन पर विजय हासिल करने का काम किया है। अपनी जिद से अपनी तकदीर लिखने वाले एक ऐसे ही शख्स आज हमारे इस शो के मेहमान हैं। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी। डॉक्टर सतीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर सतीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से यात्रा शुरू कर मंत्री बनने तक की डॉक्टर सतीश की जीवन यात्रा बेहद रोचक एवं दिलचस्प है। पेशे से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सतीश को भारतीय जनता पार्टी ने सन 2017 के विधानसभा चुनाव में इटवा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। डॉक्टर सतीश न सिर्फ विधायक चुने गए, बल्कि अपने उम्दा नेतृत्व कौशल एवं कार्यप्रणाली के कारण सन 2019 में उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग का मंत्री भी बनाया गया। बेहद कम समय में अपनी रचनात्मकता, नवीन कार्यप्रणाली एवं दूरदर्शी सोच के कारण डॉक्टर सतीश आम जन में खासा लोकप्रिय हुए हैं। द मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो में आज जानेंगे डॉक्टर सतीश द्विवेदी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्सों के बारे में। स्वागत है सर आपका हमारे इस विशेष शो में, जिसका नाम है मुसाफिर किस्सों वाला स्टूडियो। उम्मीद करते हैं सर सब परिवार पूरी तरह स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे आप। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सर हमारे शो के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके जो इतना बिजी शेड्यूल है उससे हम सभी परिचित हैं, लेकिन आपने इस आग्रह को स्वीकार किया, उसके लिए शुक्रिया सर। जीवन में ऊर्जा बनी रहे और रोज आदमी तरोताज़ा होकर एक नई शक्ति से काम कर सके, इसके लिए समय निकालना जरूरी होता है। खैर आप इतने उम्दा वक्ता हैं, उस पर तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे ही। हम सभी अभिभूत होते हैं आपको सुन करके, और जिस नोट पे आपने शुरुआत की है हम सभी आश्वस्त हैं इंटरव्यू बहुत रोचक होने वाला है। तो सर आपकी इजाजत हो तो अपने पहले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ें, जिसका नाम है कुछ मैं पूछूं बिल्कुल कुछ तुम बोलो। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा विभाग जिसके कंधे पर जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश को साक्षर बनाने की, यानी बेसिक शिक्षा विभाग। और बेसिक शिक्षा विभाग के मुखिया हमारे सामने बैठे हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी।
डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी की यात्रा शुरू होती है सिद्धार्थनगर के एक ऐसी जगह से जहां पे हाई स्कूल के बाद आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बस्ती के लिए पलायन करना पड़ा। यात्रा बस्ती से होते हुए गोरखपुर, कुशीनगर होते हुए वापस सिद्धार्थनगर आती है। यानी जहां से आपने बुनियादी शिक्षा ग्रहण की, उसी जगह ने आपको चुन करके विधानसभा में भेजा और आज आप बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। इसे नियति कहें या कोई करिश्मा कहूं या फिर ये कहें कि ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि जिस जनपद से आपने यात्रा की शुरुआत की, उसी जनपद में आज आप फिर से हैं, वो भी एक जीवन के विशेष पड़ाव पर। कई बार तो प्रकृति भी इस तरह के दृश्य दिखाती है। जी। छोटा सा बीज एक पौधा बनता है, बड़ा वृक्ष बनता है, और फिर जब फल देता है तो वो फल फिर एक बीज के रूप में ही दिखाई देता है। मैं विजित जी, आप तो मेरे जीवन के बहुत सारे पहलुओं से व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं। मेरे साथ भी जो व्याख्या आपने की कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये अनायास नहीं है, ये सायास है। मतलब मैंने कोशिश की है वापस सिद्धार्थनगर आने की। आपने जैसे बात कही अभी, मेरी स्कूली शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई। जिस विभाग का आज मैं मंत्री हूं, उसी विभाग का जो स्कूल था, यद्यपि कि हमारे गांव का उस समय जो स्कूल था उसकी छत भी नहीं थी, दीवारें भी नहीं थी। गांव के पुराने स्कूल का खंडहर था, उसके 3-4 पिलर खड़े थे, जिससे ये पता चलता था कि यही स्कूल है। और केवल एक शिक्षक हमारे हुआ करते थे। उनका नाम इसलिए मुझे ध्यान में नहीं है, संभवतः सेतुराम यादव था। हम लोग मुंशी जी, पूरा गांव मुंशी जी ही कहता था, और न कभी जरूरत पड़ी न कभी हिम्मत पड़ी कि उनका नाम जाने, इसलिए मुंशी जी के रूप में ही उनको जानते थे। कुर्ता धोती पहनते थे, बहुत कड़क टीचर के रूप में उनको जानते थे। एक लोहे की कुर्सी थी जिसको हम विद्यार्थियों में से ही कोई अपने घर ले जाता था शाम को, और सुबह फिर मुंशी जी के लिए लेकर आता था। बैठने के लिए टाट पट्टी भी नहीं थी। ये यूरिया खाद जो गांव में खेत में इस्तेमाल होता था, उसका जूट का बोरा, वही माँ जब खाद का उपयोग हो जाता था तो उसको धुल कर सुखा देती थी। उस बोरे को चपत करके अपने साथ लेकर आते थे हम लोग, और उसी यूरिया खाद का जो दूसरे तरह का थोड़ा सॉफ्ट, जिसको प्लास्टिक वाला बोरा कहते थे, तांत का बना होता था, उसका झोला बड़ी बहन ने सिल दिया था। उसी में किताबें होती थी, कॉपी होती थी, और लकड़ी की तख्ती होती थी। स्लेट तो कक्षा 5 में पहुंचे तब मिला। और फिर इंजेक्शन के लिए जो दवाई आती थी, उसकी जो सुई होती थी, जो शीशी होती थी, इसमें खड़िया मिट्टी से दूध दी। यहाँ से पढ़ाई शुरू हुई थी। कक्षा 5 गांव से पास किया। तब हर गांव में अपर प्राइमरी नहीं होता था, जूनियर हाई स्कूल नहीं होते थे। हमारे उस पूरे ब्लॉक में, खुनियाओं ब्लॉक हमारा गृह ब्लॉक है, जिसमें हमारा गांव सनिचरा भी पड़ता है। उस ब्लॉक मुख्यालय पर एक जूनियर हाई स्कूल हुआ करता था। वहाँ एडमिशन हुआ, कक्षा 6 से 8 तक वहाँ पढ़ाई हुई। तो टाट पर बैठने को मिला, एक अच्छा ब्लैक बोर्ड वहाँ पर दिखाई दिया, और थोड़ा हमारे लिए वही आधुनिक शिक्षा थी जो हम अपने गांव के खंडहर से निकल करके वहाँ पहुँचे थे। बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, हमारे 3-4 टीचर थे। इवन वहाँ पर एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, रामदास। अभी कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हुई, मैं उनके घर गया भी था। वो हम लोगों को अंग्रेजी का ABCD पढ़ाते थे, क्योंकि टीचर्स की जितनी संख्या चाहिए थी उससे कम होती थी। वहाँ से निकले और फिर हाई स्कूल की पढ़ाई अपने क्षेत्र में ही, बगल में एक राधा कृष्ण इंटर कॉलेज तलपुरवा थोड़ी दूरी पर पड़ता था। पुरानी साइकिल एक पिताजी ने खरीद दी थी, सेकेंड हैंड। उस साइकिल से हम 2 भाई आते जाते थे। तो कभी हम चलाते थे, वो पीछे बैठता था, कभी वो चलाता था, हम पीछे बैठते थे। सुंदर आप दृश्य खींच रहे हैं। वहाँ से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। फिर इंटरमीडिएट की पढ़ाई के समय यद्यपि कि कॉलेज बांसी में थे, सोहरतगढ़ में थे, जिला मुख्यालय पर थे, लेकिन उस समय उन कॉलेजेस के बारे में ये चर्चा थी कि बहुत अच्छी पढ़ाई का वातावरण नहीं है, तो बस्ती जाना चाहिए अच्छी शिक्षा के लिए। मेरे पिताजी तो उनकी प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि पढ़ाई आगे बढ़े, इसलिए फिर उसके बाद राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती पहुंचा। वहाँ गणित संवर्ग से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी हुई। फिर वहीं APN PG कॉलेज में ग्रेजुएशन हुआ।
फिर पीजी करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर चला गया, अर्थशास्त्र में पीजी हुआ और पीजी करने के बाद ही नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइंग किया। पीएचडी करने से पहले ही बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर में उस समय लेक्चरर पद का नाम हुआ करता था, जो आज असिस्टेंट प्रोफेसर है, इकोनॉमिक्स का लेक्चरर हुआ। फिर पीएचडी में एनरोलमेंट कराया गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, अपने जिस डिपार्टमेंट से पीजी किया था वहीं से पीएचडी की। और 2017 में विधायक बनने के बाद दिसंबर 2018 में, चूँकि अब अपने जन्मभूमि से, अपने गृह क्षेत्र से, इटवा से विधायक हो गया था, तो मैनेजेबल नहीं था दोनों, मतलब यहाँ का काम देखना और फिर बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर जाना, या अगर ऑन पेपर मैनेजेबल भी होता तो अनएथिकल होता। मुझे लगा कि ये बेईमानी होगी कि वहाँ रह करके हम कॉलेज में आकर के साइन करें, तो इसलिए हमने ट्रांसफ़र लिया और आज फिर अपने जनपद के मुख्यालय के बुद्ध विद्यापीठ डिग्री कॉलेज में इकोनॉमिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में है। तो कुछ यूँ यात्रा हुई और वापस अपने जन्मभूमि पर आ गए। क्या बात। बहुत कम लोग होते हैं सर जिनको वापस से अपनी मिट्टी में जा करके और फिर से काम करने का अवसर मिलता है। आपके व्यक्तित्व में आपकी मिट्टी की क्या भूमिका रही, वो आपने रेखांकित की। सामान्य तौर पे एक जो परिभाषा है हमारी समाज में, माना जाता है एक ऐसा है, कुछ पद ऐसे हैं कि जिस पे पहुंचने के बाद माना जाता है कि बस ये तो बिल्कुल लैविश पद है और यहाँ बिल्कुल लग्जरी और सारी चीज़ें मिल रही हैं। एक मंत्री के तौर पे जब मंत्री पद आपने ग्रहण किया, या पहले आप विधायक रहे या मंत्री हैं, परिवार को कितना समय दे पाते हैं या निजी समय कितना निकाल पाते हैं? जिस धारणा की बात कर रहे हैं आप, वो मुझे भी ऐसा लगता था पहले। मैं दूर से जब देखता था तो लगता था विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये राजाओं की तरह होते होंगे, जो कहानियों में हम लोगों ने पढ़ा था, बड़ा विलासिता का जीवन होगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव इससे ठीक उलट है। चुनाव जीतने के बाद, चुनाव लड़ने और जीतने के लिए मैं जितना परिश्रम मैंने नहीं किया था उतना बाद में किया अपने क्षेत्र को समझने के लिए। मैं बड़ी ईमानदारी से एक रहस्य उद्घाटन आपके सामने करना चाहता हूँ। एक पूरी शैक्षिक यात्रा की चर्चा हुई। हाई स्कूल के बाद से कभी जब अपने क्षेत्र को जानने समझने की उम्र होती है तब क्षेत्र छोड़ दिया। वापस लौटा लोकसभा चुनाव के बाद 2015 से। इस बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ा, बस्ती में रह करके फिर गोरखपुर तक 1994 से, जब मैं ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष में था, 2007 तक एबीवीपी में काम किया। उस बहाने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा और फिर 2007 में बीजेपी में आ गया। 2017 में फिर टिकट मिला, चुनाव लड़ा। तो 2015 के बाद से ही वापस अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने जिले में आना जाना बढ़ा। फिर भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी ठीक से नहीं समझ पाया था जब विधायक बना। ये इटवा की जनता की कृपा थी, उनका आशीर्वाद था। बहुत बड़े व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ा था, लेकिन पता नहीं क्यों इतना भरोसा किया लोगों ने। उस समय हमारी पार्टी का माहौल भी ऐसा था कि पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाना चाहती थी। वो एक प्रमुख तत्व था, फैक्टर था, जिसके नाते तो मैं जब गाड़ी में बैठता था अपने क्षेत्र में कहीं जाने के लिए और किसी गांव से कोई फ़ोन आता था और कोई परेशान व्यक्ति जब मुझे कहता था कि भैया ये मामला हो गया है और ज़रा थाने पर फ़ोन कर दीजिए एसएचओ को, तो मैं समझ नहीं पाता था कि ये गांव किस थाने में होगा, मैं किस थाने को फ़ोन करूं। और फिर मैं ये सोचता था कि अगर मैं पूछूं उस व्यक्ति से कि आपका थाना कौन सा है, तो वो क्या सोचेगा कि हमने एक ऐसा विधायक चुना है जो तो फिर मैं अपने किसी बहुत ही करीबी व्यक्ति से या वरिष्ठ नेता से या गाड़ी में चल रहे किसी सहयोगी से पूछता था कि ये गांव किस थाने में है। तो मैंने उसको एक चुनौती के रूप में लिया और पहले 6 महीने पूरे विधानसभा क्षेत्र का इस तरह का दौरा किया कि अब कई पुराने लोग कहते हैं जो वर्षों से वहाँ राजनीति कर रहे हैं, वो जब कहते हैं कि ये गांव फला थाने में होगा तो मैं उनको करेक्ट करता हूँ कि नहीं वो, और नया एसओ जब आता है तो वो उसको जब कठिनाई होती है तो मुझसे ही पूछता है, अरे वाह कि सर ये वाला क्षेत्र कैसा है, कहाँ पड़ेगा। तो मैंने तो कभी मुझे तो विलासिता कभी नज़र नहीं आई, कभी मतलब कोई न दिन है न रात है। रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक शादी विवाह के मौसम में कार्यकर्ताओं और प्रतिष्ठित लोगों के यहाँ जाना, उनके निमंत्रण में शामिल होना, फिर आना, 4 बजे सोना।
फिर जो व्यक्ति, गांव के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, जी, 6 बजे से लोग मिलने आ जाते हैं, उनको क्या पता कि आप रात को कितने बजे आए हैं, बिल्कुल सही। बहुत देर तक उनको इंतजार नहीं करा सकते। फिर सुबह से तो चलते ही रहना होता है, गर्मी ठंडी बरसात कब आता है कब जाता है पता नहीं चलता। जी, और मंत्री बनने के बाद से तो ये व्यस्तता और भी बढ़ गई, दायरा पूरे प्रदेश का हो गया। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास जताया और एक ऐसा चुनौतीपूर्ण और एक बड़ा विभाग दिया, जी, जी, कब दिन होती है कब रात पता नहीं चलता। जी, इसी में कभी भोजन करते समय या कभी सोते समय जितना समय परिवार के लिए निकल जाए जी, जी, उतने ही। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या यूं कहें कि अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, बहुत कम ऐसे वक्ता हैं जिनको सुन करके बिल्कुल अभिभूत हो जाते हैं हम लोग जब से होश संभाले, कुछ ऐसे नेता हैं जैसे सुषमा स्वराज जी रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, उनको देख करके हम लोग बड़े हुए हैं। लेकिन आज का ये जो दौर है, जो यूथ है, वो जब डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी को बोलते हुए सुनता है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि नॉन पॉलिटिकल हैं, वो भी चाहते हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी बोले और हम मुग्ध होकर के उनको देखें, क्योंकि आपका जो एक फलक है बोलने का वो बहुत बड़ा है, आपके रेफरेंसेस बड़े उम्दा होते हैं। तो ये जो उम्दा वक्ता होने की जो यात्रा रही, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे और इसके मूल तत्व क्या रहे, कैसे ये गुड़ा है आपने? विजित जी, कभी कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं ली, जी, ना योजना बनाकर सीखा। जी, जी, हम जिस जूनियर हाई स्कूल का जिक्र कर रहे थे, हम खुनियाओं, जी, वहाँ वर्ष में एक बार रैली शब्द उसका इस्तेमाल करते थे। अब तो रैली राजनीतिक क्षेत्र में इस्तेमाल होती है। जी, जो खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिता चलती थी 2-3 दिनों तक, वर्ष में एक बार जी, ब्लॉक लेवल पर होता था, फिर तहसील लेवल पर होता था, जी, फिर जिला स्तर पर, फिर आगे। तो उनमें मैं खेलों में रुचि नहीं थी, ऐसा नहीं था, लेकिन मैं संयोग बस किसी खेल में शामिल नहीं हो पाया। जी, जी, तो भाषण प्रतियोगिता होती थी और वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, जी, जी, उसमें मैंने हिस्सा लिया होगा पहली बार। जी, और हमारे टीचर्स ने कुछ सामग्री दी कि इस मुद्दे पर बोलना है, जी, जी, वो तैयारी करके बोला और वो पहली बार में ही प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। क्या बात। वहीं से थोड़ा मनोबल बढ़ा, फिर मुझे मेरे स्कूल से जिला स्तर की प्रतियोगिता में भेजा जाने लगा। जी, फिर मैं जब इंटरमीडिएट में बस्ती में गया तो हमारे इंटर कॉलेज में तो ऐसे इवेंट नहीं हुए, जी, लेकिन जब ग्रेजुएशन के लिए मैं एपीएन पीजी कॉलेज में गया जी, तो वहाँ पर हमारे एक टीचर थे, हमको इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, डॉक्टर आर.डी. मौर्य। उनकी देखरेख में वहाँ प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग चलता था और उस कॉलेज में एनसीसी का इन सबका माहौल बड़ा अच्छा था। प्रौढ़ शिक्षा विभाग की ओर से डिबेट कंपटीशन और भाषण प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता, ये बहुत होती थी वर्ष भर। जी, जी, वहीं एबीवीपी के संपर्क में भी आया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी 12 जनवरी से 19 जनवरी तक युवा सप्ताह मनाते थे, जी, तो उसमें भी यही प्रतियोगिताएं चलती थी। वाह, तो यही डिबेट ही एबीवीपी से जुड़ने का भी मेरा कारण बना। जी, तो जी, कॉलेज में जितनी ऐसी प्रतियोगिताएं होती थी, भाषण की, वाद विवाद की, निबंध लेखन की, कहानी लेखन की, जी, जी, इन सब में एक बार तो ऐसा हुआ 7 प्रतियोगिताएं हुई, 7 में मैं ही प्रथम आया जी, और अखबार की सुर्खियां बना वो क्या कि महोत्सव के सभी प्रतियोगिताओं के प्रथम पुरस्कार सतीश की झोली में। क्या बात। और वही एक टर्निंग पॉइंट था, एबीवीपी के लोगों की नज़र पड़ी मेरे ऊपर जी, और फिर धीरे धीरे संपर्क में आया। तो अच्छा डिबेटर बनने के लिए बीच में फिर मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी की ओर से इंटर यूनिवर्सिटी डिबेट में दिल्ली भी गया। जी, तो धीरे धीरे डिबेट में इतनी रुचि हो गई, यूनिवर्सिटी में आया तो अक्सर डिबेट होता था, कभी एनएसएस में, कभी किसी डिपार्टमेंट में। तो मतलब जीत सकूं पुरस्कार, उसकी तैयारी के लिए जी, अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पढ़ने लगा विभिन्न मुद्दों पर, जी, या जो टॉपिक मिलता था डिबेट का उसकी तैयारी के लिए फिर सामग्री इकट्ठा करता था। जी, मैं सोचता था मैं जो बोलूं वो कोई और ना बोला रहे, बोले, कुछ अलग हट कर रहे। जी, 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 और उनको फिर कैसे प्रस्तुतिकरण का तरीका आ गया मुझे भी नहीं ध्यान। जी, जी, और फिर धीरे धीरे लोकसभा के डिबेट देखने लगा टेलीविज़न पर, जी, 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 और उसमें 2-3 नेताओं ने मुझे बहुत प्रभावित किया। अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, रविशंकर प्रसाद जी, ये सब लोग टेलीविज़न पर जब आते थे पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, तो मैं देखता था कि बहुत तार्किक ढंग से अपनी बातों को रखते थे। फिर धीरे धीरे ये डिबेट देखने की आदत बढ़ी। देर रात तक जब लोकसभा चलती थी तो जी, अटल जी को सुनना, आडवाणी जी को सुनना, जी, तो उनको सुनकर ये मन में आता था कि जैसे ये अपने बातों को जी, तार्किक ढंग से रखते हैं, क्रमबद्ध ढंग से रखते हैं, जी, रेफरेंस देते हैं, अपनी बात में अगर वजन लाना है तो रेफरेंस देना चाहिए। जी, वो कोशिशें हुई, लेकिन
कोई बहुत योजनाबद्ध ढंग से इसकी तैयारी नहीं हुई। ये माँ सरस्वती की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि लोग कहते हैं, मुझे तो आज तक कभी लगा नहीं, लोग कहते हैं कि आप बोलते हैं तो अच्छा लगता है। और अब जब से राजनीति में आ गया, अपने क्षेत्र में बातें करता हूँ, तो बस बात करता हूँ जनता से। मैंने कभी कोई ज़्यादातर मैं पॉइंट्स नहीं बनाए कभी पॉलिटिकल स्टेज पर बोलने के लिए, कोई उसका खाका नहीं खींचा। उस समय जिस मुद्दे पर मंच पर रहता हूँ, जो तात्कालिक समस्या रहती है, उस बारे में अपने जो विचार हैं, अपनी पार्टी के जो विचार हैं, अपनी सरकार के जो विचार हैं, जो मन में आता है, मन से बोलता हूँ। आप इतने कह सकते हैं कि मतलब दिल की बात ही जुबान पर आती है, वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाता हूँ। तो ये अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने कहा कि अच्छा बोलता हूँ। निश्चित तौर पे मुझे कभी इसका एहसास पूरा नहीं। युवा वर्ग जो है आपको फॉलो इसी रूप में करता है, एक बहुत बेहतरीन वक्ता के रूप में। और बड़ा रोचक ये है कि खुनियाओं से जहाँ से आपकी भाषण देने की या वाद विवाद प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने की जो एक परंपरा शुरू हुई, बस्ती से होते हुए फिर जैसा आपने बताया गोरखपुर, और फिर आके हमने आपको मोदी जी की मन की बात में भी प्रतिभाग करते हुए देखा है, जहाँ पे आपने किसानों का मुद्दा और वो उनसे बात की। और हम लोग बड़े उस दिन अभिभूत हुए थे कि हमारे जनपद चूंकि सिद्धार्थनगर से आप ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने इतनी सशक्त तरीके से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सामने बात रखी। लेकिन डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी जब लंदन में बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो एक फीलिंग कैसी होती है? क्या उस समय वो खुनियाव याद आता है कि यात्रा कहाँ से हमने शुरू की थी और आज हम लंदन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? निश्चित रूप से वो चित्र आंखों के सामने तैरने लगता है। मैं जब मंत्री बना अगस्त 2019 में, अक्टूबर में मुझे निमंत्रण पहले आया होगा, लेकिन अक्टूबर में मुझे विभाग ने जानकारी दी। ब्रिटिश काउंसिल है, बहुत पुरानी संस्था है, पूरी दुनिया में अंग्रेजी, विशेषकर अंग्रेजी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वो काम करती है। अब दायरा उसका बढ़ गया है, शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर वो हर साल एजुकेशन वर्ल्ड फोरम का आयोजन करते हैं, तो लंदन में ही करते हैं। वहाँ के लिए निमंत्रण आया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुमति मांगी, उन्होंने अनुमति दी, और फिर भारत सरकार से पीएमओ से पॉलिटिकल क्लियरेंस मिली और मैं वहाँ गया। 19 से 24 जनवरी पिछले साल ही एक कॉन्फ्रेंस था, उसमें भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। हमारे देश के कई और शिक्षा मंत्री वो वहाँ पर गए हुए थे, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, पंजाब से शिक्षा मंत्री और कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारी। वहाँ पर जो चर्चा हो रही थी, पहले तो मुझे अच्छा लगा कि आज पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, अलग अलग देशों के जो नवाचार हो रहे थे, नए प्रयोग हो रहे थे, उनके बारे में बातें हो रही थी। तमाम सारे प्रतिष्ठित संस्थाएं, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो और अन्य ऐसी संस्थाओं से वहाँ उनके हेड्स से और उन लोगों से मिलने का वहाँ पर अवसर मिला। भारत के बारे में लोगों की जिज्ञासा भी बहुत थी। मोदी जी के नेतृत्व में जो उभरता हुआ भारत है, उसकी प्रशंसा भी लोग कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें मुझसे जानना भी चाह रहे थे। एक रात को तो डिनर के समय उसके जो मतलब पूरी दुनिया के उसके जो चेयरमैन हैं, वर्ल्ड हेड जो ब्रिटिश काउंसिल के, डोमिनिक करके कुछ उनका नाम था, वो तो मैं जहाँ बैठा था, हमारे कंट्री हेड इंडिया के और उनका ग्लोबल हेड, वो दोनों मेरे पास आकर बैठ गए डिनर के समय। और मुझे वेजिटेरियन फूड्स चाहिए थे, उसके लिए पूरा एफर्ट किया। जब तक मेरे टेबल पर नहीं आ गए तब तक उन्होंने खाना शुरू नहीं किया, और मेरे पास बैठे तो फिर उन्होंने भी अपना नॉनवेज प्लेट हटा दिया। फिर भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना, उत्तर प्रदेश के बारे में जानना, योगी जी के बारे में क्यूरियासिटी थी कि एक संत हैं और किस तरह के मुख्यमंत्री हैं। तो मुझे लगा कि आज पूरी दुनिया भारत को जिस नज़र से देख रही है, मुझे गर्व हुआ कि मैं उस देश के एक इतने बड़े प्रदेश को रिप्रेजेंट करता हूँ। एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षण आया जब पूरी दुनिया में एक लर्निंग पावर्टी की बात हो, लर्निंग डिफिशियंसी, लर्निंग पावर्टी की बात हो रही थी, और ये कहा जा रहा था कि 50% आबादी वाले जो देश हैं, जो मिडिल इनकम वाले देश हैं, उनके 50% ऐसे बच्चे हैं जो 10 साल की उम्र में एक पैराग्राफ न पढ़ पाते हैं न समझ पाते हैं। उसको उन्होंने लर्निंग डिफिशियंसी का नाम दिया। तो जब उसके कारणों पर चर्चा हो रही थी कि ऐसा क्यों, तो जिस मंच से अंग्रेजी का प्रचार और अंग्रेजी की सहजता, सरलता, सुगमता के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैंने जब खड़े होकर कहा कि ऐसा इसलिए है
कि उनमें से अधिकांश बच्चों को उनकी जो बेसिक शिक्षा है वो उनकी भाषा में नहीं दी जा रही, अंग्रेजी थोपने की कोशिश की जा रही है उनके ऊपर, इसलिए वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो एक जैसे किसी के घर में जा करके और उसकी पूरी व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करना था, तो उन लोगों को असहज लगा होगा, लेकिन मैं सहजता में अपनी बात कह गया। तो बाद में लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ ये समस्या है। बेसिक एजुकेशन उनकी अपनी लैंग्वेज में होनी चाहिए, जो अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भारत सरकार ने दिया। तो अच्छा लगा अपने देश और अपने प्रदेश, वहाँ बहुत सारे लोग भारत के और उत्तर प्रदेश के मिले भी। पहली हमारी कोई भी पहले ये विदेशी यात्रा थी, तो अच्छा लगा। लंदन का अनुशासन, उनकी स्वच्छता और वहाँ के लोगों की विनम्रता, कई चीज़ें ऐसी लगी जो उनसे सीखनी भी चाहिए। सामान्य तौर पे राजनीति में डिप्लोमेसी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोग स्पष्ट ना करके चीज़ों को बाईपास करके बोलते हैं, कई बार इशारों में बोलते हैं, संकेतों में बोलते हैं। लेकिन जब डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी की बात होती है तो अपने साफगोई के लिए जाने जाते हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है। क्षेत्र का भी कोई मामला हो या कहीं का कोई प्रश्न हो, वो बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हैं। उस समय के लिए हो सकता है थोड़ा बुरा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो वही आपके चरित्र को और सशक्त बनाती है। तो ये जो साफगोई वाला चरित्र है, आपको नहीं लगता कि राजनीति में इस तरह का जो आवरण आपने बना रखा है अपना, इसके बारे में क्या राय है? अभिजीत जी, ये गुण मुझे मेरे पिताजी से उत्तराधिकार में मिला। क्या बात। बचपन से देखता था गांव में लोग ये कहते थे कि हमारे पिताजी का नाम था अयोध्या प्रसाद दुबे। जी जी। दरवाजे के सामने एक गड्ढा था, तो इसलिए, और सब लोग बाबा कहते थे, उनको गढ़िया बाबा भी कहते थे लोग। जी जी। लोग कहते थे कि गढ़िया बाबा खरी खरी बोलते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। पंचायत के लिए जाते थे गांव के लोगों की समस्या निपटाने। मैं कई बार उनके साथ साथ चला जाता था। तो मैं सुनता था कि जो जिनसे उनके बहुत अच्छे संबंध होते थे, अगर विवाद उनसे और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच है जिससे इनके संबंध अच्छे नहीं होते थे, तो भी वो बड़े साफगोई से अपने उस करीबी संबंध वाले व्यक्ति से कहते थे कि तुम गलत कर रहे हो, तो उसका पानी रोक रहे हो, इसका रास्ता रोक रहे हो। इसके कारण कई बार अपने लोगों से उनके संबंध भी खराब हुए, लेकिन वहाँ से उनके प्रति मेरे मन में सम्मान बढ़ा और मुझे लगा कि नहीं, ईमानदारी और साफगोई से जो सही है वो बोलना चाहिए। अब मैं इस समय राजनीति में, इस मामले में आप कह सकते हैं कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ थोड़ा। नुकसान भी होता है। कई हमारे वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, शुभचिंतक ये समझाते भी हैं कि राजनीति में, मेरी पत्नी भी कई बार कहती है, क्योंकि यहाँ सुनती हैं लोगों से बात करते हुए ड्राइंग रूम में, अंदर आवाज जाती है तो कहते हैं आप मना क्यों कर देते हैं, ये काम नहीं हो सकता है, सुन लीजिए, रख लीजिए उनका कागज, बाद में होगा नहीं होगा। तो मैं विजय जी जो जवाब पत्नी को देता हूँ या जो अन्य शुभचिंतकों को, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं सोचता हूँ आज अगर इस व्यक्ति को मैं ये ना कहूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं करा सकता, ये मेरी क्षमता में नहीं है, तो वो 2 बार 3 बार 4 बार परसू करने मेरे पास आएगा। फिर 5वीं बार जब मैं उससे कहूंगा कि ये नहीं हो सकता, तो उसको लगेगा कि मुझे बिना मतलब इतनी बार। बिल्कुल सही। एक ना एक दिन तो जो नहीं हो सकता है या जो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो एक ना एक दिन तो ना करना है। बिल्कुल सही। तो मैं सोचता हूँ कि इस आदमी का समय बचे, श्रम बचे, वो ये दोषारोपण मेरे ऊपर ना करे कि मुझे दौड़ाया गया। और दूसरी बात, जिस बात से मैं सहमत नहीं होता हूँ, जो मेरे सिद्धांत, मेरे विचार, मेरा व्यक्तित्व जिस बात की परमिशन नहीं देता, वो मैं किसी को खुश करने के लिए हाँ नहीं कहता। मुझे नहीं पसंद है तो मैं कह देता हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है सामने वाले को, कई बार मुझे अफसोस भी होता है कि मैंने इतना ब्लंटली मना क्यों कर दिया, लेकिन बाद में कोई बोझ नहीं रहता है, लगता है कि जो कहना चाहता था कह दिया। और वो कहीं भी रहा, गांव में रहा, स्कूल कॉलेज में रहा। मैंने 18 साल नौकरी कुशीनगर में की, अब तो सिद्धार्थनगर में जब से आया हूँ लगभग छुट्टी पर ही हूँ। प्रिंसिपल से, अपने किसी से कभी भी कोई बात आई तो अपना मत बड़ी निर्भीकता से व्यक्त करता हूँ, बड़ी विनम्रता से अपनी बात कह लेता हूँ। ये बोझ मन में नहीं रखता कि मैं ये कहना चाहता था और नहीं कह पाया। तो साफगोई आपको पिताजी से विरासत में मिली। अभी आपने धर्मपत्नी जी का जिक्र किया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने प्रोफेशन से ही जुड़ा हुआ कोई जीवन साथी मिल जाए, और जैसा कि जितना मैं जान रहा हूँ उन्होंने भी पीएचडी किया हुआ है।
और वो भी एसोसिएट एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो निश्चित तौर पे आप राजनीति में हैं और उसके पहले भी जीवन के जो झंझावात होते हैं उसमें बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। धर्मपत्नी का कितना योगदान रहता है इस तरह की चुनौतियों से आपको निकालने में, या फिर आपको आपकी काउंसलिंग, आपको भी एक समय पे काउंसलिंग की जरूरत पड़ती होगी निश्चित तौर पे, कितनी भूमिका है? निश्चित रूप से देखिए, मैं सुना करता था भाई, कहावतें होती थी कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है, माँ हो, पत्नी हो, बहन हो। वो मैंने उसको अनुभव किया। जी। आप अभी जिक्र कर रहे थे उनके भी टीचर होने का, ये अनायास ही नहीं हुआ। अब ये ईश्वर की कृपा है। कई बार मैं तो सोचता हूँ किसी की नज़र ना लगे कि कई मामलों में जो मैंने सोचा वो ईश्वर ने किया। जब शादी की बात आई, पिताजी तो मैं उनके चौथेपन पर पैदा हुआ था, तो वो तो मैं हाई स्कूल पास किया तभी से मेरी शादी करना चाहते थे। गांव में प्रायः हर पिता की इच्छा होती है बेटा थोड़ा वयस्क दिखने लगे तो उसकी शादी हो जाए बहू। लेकिन मैंने उनके सामने बड़ी स्पष्टता से इच्छा व्यक्त की कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, शादी नहीं करूँगा। पढ़ाई पूरी हो गई तो फिर नौकरी में आ जाऊँ। तब नौकरी में आ गया, तब वो कहते थे अब क्या बचा है, तो मैं कहता था कि मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह उच्च शिक्षा में कोई अध्यापक हो। क्या बात। या तो नेट हो, पीएचडी हो, या टीचर हो, अपने जैसे प्लेटफार्म वाली लड़की चाहता हूँ। तो थोड़ा नाराज भी होते थे कि बार बार एक बहाना बना लेता है। लेकिन ईश्वर की कृपा से वो भी इच्छा पूरी हुई। मेरी जब शादी हुई तो ये बस्ती में महिला पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। जब शादी हो गई 2009 में, 2014 से मैं तो पार्टी से जुड़ा था शादी से पहले ही। मैंने आपको बताया 94 से 2007 तक एबीवीपी से, 2007 के बाद बीजेपी से। लेकिन 2014 के बाद हमारा बेटा 3 साल का हो गया था। बिटिया हमारी 27 दिसंबर 14 को पैदा हुई। उसके पहले ही इस चुनावी दिशा में थोड़ा आगे बढ़ चुका था 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद। तो शुरू में बड़ा प्रतिरोध होता था घर में। वो कहती थी हम दोनों लोग नौकरी में हैं, हमारा एक बच्चा है, दूसरा बच्चा भी होने वाला है, तो आप परिवार को कब समय देंगे, क्योंकि इतना तो सबको पता रहता है उत्तर भारत में कि राजनीति में कितना समय जाता है, जरूरत क्या है इसकी, हम लोग अच्छी नौकरी कर रहे हैं, एक सम्मान है, प्रतिष्ठा है। तो सुन लेता था मैं, लेकिन इनको भी लगता, हमारी जो सर्किल थी, जो पॉलिटिकल लोगों का घर आना जाना था, उनको चाय पिलाना, कहीं जरूरत पड़े तो कभी कुछ लोगों को भोजन कराना, ये सब चीजें चलता था। धीरे धीरे एक पत्नी को भी लगने लगा कि इस दुनिया से इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन एकदम से जब चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो गई तो ये ज्यादा परेशान हुई। और गोरखपुर रहते हैं, सिद्धार्थनगर, इटवा इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, इतनी सड़कें खराब थीं। महीने में एक बार जब घर आती थी तो लगता था कि कौन से पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं। मतलब कोई भी रास्ता सुगम नहीं था। ना गोरखपुर से नौगढ़ का, ना नौगढ़ से बांसी का, ना बांसी से इटवा का, ना बस्ती तक तो फिर भी बन गई थी सड़क 4 लेन की, लेकिन बस्ती से डुमरियागंज का रास्ता खराब, बस्ती से बांसी, कोई भी रास्ता नहीं था जिस रास्ते में लेकर आता तो किसी को सुकून महसूस होता। और हमारा क्षेत्र तो बहुत ही पिछड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं दिखता था। आप कल्पना कर सकते हैं जब हमारा विधानसभा मुख्यालय इटवा भी टाउन एरिया नहीं था, गांव था, तो कैसी स्थिति थी। तो इनको चिंता होती थी कि वापस उस गांव की तरफ जा रहे हैं। और एक प्रोफेसर से मेरी शादी हुई और कीर्तिता में कभी कभी कहती भी थी, लेकिन जब इनको लग गया कि नहीं हमारी उत्कट इच्छा है और हमारी बातचीत होती थी, मैं कहता था देखो मैं कोई विधायक बनने के लिए नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा क्षेत्र बहुत पीछे है और मैं उस क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो हमारा डेडिकेशन जब समझ में आ गया तो फिर इन्होंने उसमें सहयोग करना शुरू किया। और मैं आपसे बताऊँ विजित जी, 2015 से 17 के बीच में कोई मीटिंग पार्टी की होती थी अगर 8 बजे इटवा में, तो मैं गोरखपुर से आकर 8 बजे पहुंच जाता था, लोकल नेताओं से पहले पहुंचता था। और उस समय 5 बजे मेरा टिफिन तैयार करके गाड़ी में रखना कि वहाँ जाएंगे, सीधे क्षेत्र में चले जाएंगे। गांव तो रात को आता था मैं, फिर गांव रुकता था, फिर अगले दिन क्षेत्र में जाता था, तो खाना कहाँ मिलेगा उसकी चिंता करना। और फिर कभी 2-2, 3-3 बाद लौट के जाता था। मेरी छोटी सी बिटिया थी, अभी तो गोद में थी इनके, 27 दिसंबर 14 को पैदा हुई। तो बड़ी कठिन परिस्थिति थी। उस परिस्थिति में अगर पत्नी ने साथ नहीं दिया होता, फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली, क्योंकि कई बार ये सवाल खड़ा होता था कि कैसे चुनाव लड़ेंगे, इनके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो जब मुझे पार्टी ने अवसर दिया तो हम दोनों की जो जमा पूंजी थी, हम दोनों ने अपनी नौकरी से जो कुछ गाड़ी कमाई से बचा कर रखा था वो सब खर्च कर दिया उस चुनाव में।
और जब ये मैं कहता था कई बार कि अगर क्या होगा इसके बाद, जी जी जी, तो कहती थी ठीक है, फिर हम लोग दोनों जो होगा देखेंगे नौकरी साथ करते ही हैं, वेतन तो मिलेगा ही, जी फिर जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, अब लड़ ही रहे हैं तो ठीक से लड़िए। ठीक से लड़िए, क्या बात तो है। हर कदम पर साथ दिया, और आज तो अब तो संयोग से बीच में थोड़ी परेशानी होती थी, जी जी बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर सब मैनेज करना, लेकिन अब जब से हमारा स्थानांतरण सिद्धार्थनगर हो गया और श्रीमती जी का स्थानांतरण कालीचरण पीजी कॉलेज लखनऊ में हो गया, तो एसोसिएट प्रोफेसर हो गए जी जी जी, और बच्चे भी लखनऊ आ गए, जी जी, तो थोड़ी निश्चिंतता इस रूप में आई है कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन परिवार को के साथ समय मिल जाता है जी, जब लखनऊ रहता हूँ। क्या बात, कितना प्यारा दृश्य आपने खींचा कि वहां से निकलते वक्त टिफिन पैक करके देना, इस बात की चिंता कि रात में इटवा में कहाँ खाएंगे, क्या होगा। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा संबल रहा होगा उस दौर में। हमारे इस सेगमेंट का बहुत ही उम्दा तरीके से जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी इजाजत हो तो अपने अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ें, जिसका नाम है पहली पहली बार। हम सभी के जीवन में जो कुछ भी आज घट रहा है वो निश्चित तौर पे कभी ना कभी पहली बार जरूर घटा होता है, और वो पहली बार हमेशा ही रोमांचकारी होता है, उसको याद करना। तो कुछ पन्ने पलटना चाहेंगे आपके जीवन के। सबसे पहली बार किस असफलता पे रोना आया जीवन में कभी भी? ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए याद करना जी क्योंकि मैं जितना असफलता को समझ पाया, आप कुछ करना चाहते हो और वो ना हो पाया हो, जी, मैं एक ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मेरे सपने बहुत बड़े नहीं थे कभी, जी, ये तो परिस्थितियाँ बनती गई, होता गया। जी, मेरे पिताजी का सपना हुआ करता था कि पढ़ लिख करके एक छोटी नौकरी पा जाए, मतलब मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी हो जाता, जी, 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 जिसको चपरासी कहते हैं, तो मेरे पिताजी खुश हो प्रसन्न जाते। रहते हैं, जी, तो हमारे परिवार और पिता की महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मुझे लेकर बड़ी नहीं थी। मैं डॉक्टर हो जाऊं, इंजीनियर हो जाऊं, आईएएस हो जाऊं, ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। जी, वो तो बहुत छोटा सोचते थे। जी, तो मेरे ऊपर कोई परिवार के या पिता की अपेक्षाओं का बोझ नहीं था। जी, 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 तो बिना किसी बोझ लिए पढ़ाई के लिए आगे बढ़ा, पढ़ाई चलती रही, गोरखपुर पहुंचा, और पहले से ही मेरे मन में कभी अधिकारी बनने का भाव मन में आया नहीं। यूं ही देता रहा पीसीएस, प्री, मेंस, और कभी मन में बस एक ही बात थी, वो घर कर गई थी। अब हमारे टीचर थे ग्रेजुएशन के समय में, उनको देखते हुए मन में इच्छा ही यही थी कि मैं भी इसी तरह कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में टीचर हो जाऊं। तो पीजी की पढ़ाई से निकलते ही नेट हुआ, कॉलेज में टीचर हो गया। आप ये कह सकते हैं कि जो सपना था मेरा वो बहुत आसानी से पूरा हो गया। मुझे बेरोजगार होने का कभी एहसास नहीं हुआ, या मुझे अपने सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष करने की नौबत नहीं आई। 98 में पीजी किया, और फिर जून 99 का नेट का एग्ज़ाम दिया, नेट पास कर गया। फिर 2000 से वहीं उसी यूनिवर्सिटी में ऑनरेरी बेसिस पर पढ़ाने लगा। जिस क्लास को पास करके आया था एमए फाइनल को, उसी क्लास को पढ़ाने लगा। तो मेरे लिए बड़ा रोमांचकारी था। फिर बगल में बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर में पोस्टिंग हो गई। हाँ, इस बीच काम करते करते यूनिवर्सिटी में ये इच्छा जरूर मन में हो गई थी कि मैं यूनिवर्सिटी में टीचर हो जाता तो अच्छा रहता। वो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हुआ, पूरी यूनिवर्सिटी कहती थी कि मैं हो जाऊंगा, और मुझे भी लगता था। इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, लेकिन जब रिजल्ट आया और उसमें नाम नहीं आया, एक ही जनरल कैटेगरी में एक ही पोस्ट थी, वेटिंग लिस्ट में, किसी और डिपार्टमेंट में वेटिंग लिस्ट नहीं बनी थी। मेरे डिपार्टमेंट की वेटिंग लिस्ट आई और प्रतीक्षा सूची में मेरा नाम आया। उस दिन बहुत व्यथित था, क्योंकि मन में एक इच्छा बन गई थी, अपेक्षा हो गई थी। लोग कहते थे कि आपका हो जाएगा, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं। जो तत्कालीन कुलपति थे वो भी इस बात की प्रशंसा करते थे। कई बार वो विजिट करते थे, प्रोफेसर राधे मोहन मिश्रा जी ने, और उन्होंने दरवाजे से मुझे पढ़ाते हुए देखा था, तो कहते थे अच्छा टीचर है, यूनिवर्सिटी में रहने लायक है। और उस समय जीवन में पहला ऐसा क्षण आया जब दुख हुआ था, लेकिन चूंकि एक कॉलेज में पढ़ा रहा था तो कोई बहुत 2-4 दिन के बाद वो मन का भाव खत्म हो गया। मैंने पूछा भी उस तत्कालीन कुलपति जी से बाद में कि आपने प्रतीक्षा सूची में क्यों डाला मुझे, नहीं हुआ होता तो ठीक रहता। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं चाहता था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती कि नहीं हो पाता है। वो एहसास कराने के लिए कि मेरी इच्छा थी
जी। प्रतीक्षा सूची में तुम्हारा नाम मैंने डाला था कि शायद कोई संभावना बन जाए, अगर जो जिसका हो रहा है वो नहीं वो ना ज्वाइन ज्वाइन करे करे तो तुम आ जाओ। लेकिन वो भी क्षणिक था, थोड़े दिनों बाद भूल जी। गया मैं। तो सच राजनीतिक क्षेत्र में तो असफलता आया शब्द कभी डिक्शनरी में आया नहीं। पहली बार मैंने पार्टी से अवसर मांगा, जी जी। पार्टी ने टिकट दिया। एक बड़ा चुनाव था मेरे सामने, निश्चित तौर लेकिन पे। जनता के आशीर्वाद से उस चुनाव को जीता। पहली बार विधायक बना। मंत्री बनने की कोई अपेक्षा मन में थी नहीं, जी क्योंकि मैं सोचता था मैं तो अभी नया हूँ। वह भी अवसर मिल गया। जी। तो इसलिए उस घटना के अलावा मुझे कुछ ऐसा याद नहीं है। आता है। शादी जैसी करना चाहता था वैसी वैसे ही हुई। हो गई। बच्चों के बारे में जैसा सोचा था कि एक बेटा हो एक बेटी हो, वो है। और कोई बहुत महत्वाकांक्षाओं का महल कभी खड़ा नहीं होने दिया। जी जी जी। तो ऐसी कोई घटना याद नहीं आती। ये बड़ा, लेकिन ये भी रोचक है कि बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि जैसा जो सोचे हो वैसा होता जाए। कुछ याद है, मतलब पहली बार जनता को संबोधित करते हुए जो मतलब एक टिपिकल भाषण होता है कॉलेज के अलावा, वो कब दिया आपने? कॉलेज में टीचर, एक तो डिबेटर वाली लाइफ थी, फिर कॉलेज में टीचर हुआ तो बहुत सारे अवसरों पर कॉलेज के इवेंट्स, हमारे कॉलेज में बहुत सारे कार्यक्रम होते थे, संगोष्ठी, सेमिनार। वो तो एक एकेडमिक दौर था। हाँ, वही उसके अतिरिक्त पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो मैं ये बात उन दिनों की है। जी मैं 2007 में ही अभी बीजेपी में आया था जी जी। और गोरखपुर क्षेत्र का प्रशिक्षण प्रभारी बना था। पार्टी में जो कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग होते थे, जी तो गोरखपुर क्षेत्र के जो 10-11 जिले थे, गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के, लगभग सभी जिलों में हमने ही प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन किया। बूथ प्रमुखों के लिए, सेक्टर प्रमुखों के लिए, तो उसमें एक सत्र मेरा भी होता था। जी जी। उस समय जो पार्टी के वैचारिक विषय हुआ करते थे, उस पर विषय रखना हुआ, वो भी संगठन के लोगों के बीच होता था, तो भी कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। बात मंच के नीचे भी हमारी बात समझने वाले लोग होते थे। और हमारी पार्टी का ये संस्कार है कि अगर अपने से बहुत कम उम्र का व्यक्ति भी मंच पर कोई बात कहता है तो नीचे कार्यकर्ता पूरे अनुशासन, पूरी गंभीरता से सुनते हैं। जी जी। पहला पब्लिक मीटिंग अगर आप कह सकते हैं तो बीच में लोकसभा चुनाव में बस्ती में मुझे लगाया गया था। वहाँ के कई कार्यक्रमों में या ऐसे जगहों पर भाषण हुआ। लेकिन जो मैं उल्लेख करना चाहता हूँ जिस भाषण का, जी जी। जब मुझे 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिला पार्टी का, जी। और हम गोरखपुर थे, वहाँ से निकले, डुमरियागंज होते हुए इटवा अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने प्रवेश किया। जी। मुझे कल्पना नहीं थी, मुझे लग रहा था 150 जो समर्थक हैं वो शायद बॉर्डर पर लेने आ जाएंगे, क्योंकि लोग टाइम पूछ रहे थे। लेकिन जो दृश्य, एक पुल है जो हमारा डुमरियागंज से जब इटवा की ओर चलते हैं, करहिया पुल, उस पुल के पास पूरा विधानसभा क्षेत्र की जनता उमड़ पड़ी थी। क्या बात। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे कल्पना नहीं थी कि मतलब इतना समर्थन मुझे मिलने वाला है। जी जी। वो हमारी पार्टी के प्रति भी समर्थन उसमें शामिल था। मेरे प्रति भी पता नहीं क्यों जनता के मन में इतना प्यार था। जी। तो मैं सोचते हुए जा रहा था, मुझे बताया भी गया कि चौराहे पर एक स्वागत सभा रखी गई है। जी जी। तो मैं बड़े उहापोह में था कि मैं आज क्या बातें करूंगा। जी जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं आर्टिकुलेट नहीं कर पाता, कई बार बहुत प्लान नहीं कर पाता। जी। गया, उस चौराहे पर खड़ा हुआ, और इटवा चौराहे का जो दृश्य था उस समय, जी। पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता जो उमड़ पड़ी थी, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, तो मैं बड़ा भावुक था और बहुत उत्साहित था अंदर से, क्योंकि लग रहा था कि जो मैंने सोचा है उससे कुछ अधिक होने जा रहा है। ये लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। लगभग 1 घंटे से ऊपर का मेरा भाषण हुआ। क्या बात। और मैंने बताने की कोशिश की कि लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल थे। जी। कि पति पत्नी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, क्यों चुनाव लड़ने चले आए, अभी तक तो घर से बाहर से। लोग सोचते थे कि मैं क्यों आया हूँ इस चुनावी राजनीति में। तो मैंने पूरे पन्ने खोल कर रख दिए। मैंने लोगों के सामने बताने की कोशिश की कि मेरे चुनाव लड़ने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। उस क्षेत्र को जितना मैं समझ पाया था, जो समस्याएं थी, जो चुनौतियां थी, जो एक बड़े आदमी के नेतृत्व में रहने के बाद भी, जो आदमी 6 बार विधायक रहा हो, 2 बार कैबिनेट मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, कोई राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं, कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं, कोई टाउन एरिया नहीं, ITI नहीं, पॉलिटेक्निक नहीं, स्टेडियम नहीं, बस स्टेशन नहीं, फायर स्टेशन नहीं। इन मुद्दों को मैंने ठीक से उठाया वहां पर, और जनता को बताने की कोशिश की। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने का सपना लेकर आया हूँ, इटवा के विकास का सपना लेकर आया हूँ। इसको सिद्धार्थनगर वैसे ही पिछड़ा जिला है, उसका भी सबसे पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है, जो हमारी जन्मभूमि है। तो पीड़ा होती है, उस पीड़ा के लिए किसी को कोसने के बजाय स्वयं प्रयास करने के लिए आया हूँ।
जी। और उस बीच मुझे कई लोगों ने बाहरी कहा, क्योंकि मैं कुशीनगर पढ़ाता था। तो उसको लेकर के मैंने सवाल किया कि भाई मैं बाहरी हूं, तो आप में से जिनके भी बेटे बाहर पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, सब बाहरी हैं। कई लोगों ने कहा मास्टर है, ये कैसे चुनाव लड़ेगा। तो उन सब मुद्दों को लेकर के जो मैंने बेबाकी से मैंने अपनी बात रखी 1 घंटे से ऊपर, और सामने खड़े हुए लोग, कभी कभी लोगों की आंखों में आंसू होते थे जब मैंने बाहरी वाला मुद्दा उठाया कि जहां शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, जहां रोजगार की व्यवस्था नहीं है, सबका बेटा घर से बाहर है, तो अगर आपका बेटा बाहरी है तो मैं भी हूं। इस बात पर रो पड़े सामने खड़े हुए कई लोग। तो वो बड़ा भावनात्मक भाषण था, और वहीं से चुनाव की पूरी दिशा बदल गई और पूरे क्षेत्र में लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। उस भाषण ने मेरी राजनीतिक दिशा तय कर दी। क्या बात, कितना नॉस्टैल्जिक होता है इस तरह की स्मृतियों को याद करना। मैं मतलब उस दृश्य को विजुअलाइज कर सकता हूँ कि चौराहे पे आप खड़े हैं और हजारों का आज जो भी मैं करता हूँ, हर पल जो प्रयास करता हूँ, उस भाषण में इटवा के लोगों को जो मैंने सपने दिखाए थे, जो तस्वीर बनाई थी कि मैं इटवा को कैसा इटवा देखना चाहता हूँ, वही बातें मुझे सोने नहीं देती हैं। कि मैं सोचता हूँ जब अगले चुनाव में जाऊँ और उसी मंच पर खड़ा होकर के बात करूँ, तो जनता को ये अनुभव हो कि जो पिछली बार इसने एक प्रत्याशी के रूप में कहा था वो सब किया, और मैं सौभाग्यशाली विधायक हूं कि बोनस में चल रहा हूं। वो सारे वादे लगभग पूरे हो चुके हैं, अब नए प्रयास शुरू कर चुका हूं। राजनीति में इस तरह की बेबाकी कम ही देखने को मिलती है। मेरे रोंगटे खड़े होते, जो आपने कहा कि फिर से उसी मंच पे खड़े हों तो डंके की चोट पे कह सकें कि हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, और बल्कि उससे पहले पूरे किए। ये रही राजनीति की बात। सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी हॉल में? हाई स्कूल तक की पढ़ाई जहाँ हुई सिद्धार्थनगर में, तो वहाँ तो हॉल वगैरह था नहीं। बाद में एक बना चला, इटवा के पिक्चर हॉल में भी देखा। लेकिन उसके पहले जब इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने की बस्ती गया, तो हमारा रूम पार्टनर हमारे गांव का ही एक लड़का था, चौधरी परिवार का, कुर्मी परिवार के 13 लोग हैं। तो उसके परिवार से उसके चाचा वगैरह कई बार मोटर के पार्ट, ट्रैक्टर के पार्ट, ये सब खरीदने के लिए या ट्रैक्टर रिपेयर बनवाने के लिए, सब करने के लिए बस्ती जाया करते थे। तो उसके चाचा कभी कभी कहते थे चलो खाना वाना खाने के बाद, रात को मैं जहाँ रहता था बस्ती में, जिस मोहल्ले में, दरिया खां मोहल्ला था, उसी के पीछे ही बस बिल्कुल सड़क पार करके बादशाह टाकीज हुआ करता था। तो कभी कभी वो हम लोग इंतजार कर, पहली बार जब उनके साथ पिक्चर देखी उसके बाद तो इंतजार करते थे कि वो कब आए और उनके साथ चलें। तो पहली कोई पिक्चर जो सिनेमा हॉल में देखी वो सड़क थी। सड़क, संजय दत्त की। उसके बाद फिर कई फिल्में, तो फिर सिलसिला रहा होगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और ये सब। तो फिर फिल्में देखना अच्छा लगने लगा। बाद में गोरखपुर आए तो मित्रों के साथ तमाम सारी फिल्में देखने का अवसर मिला। मेरी पत्नी को भी फिल्में पसंद हैं, तो इसलिए जब बच्चे नहीं हुए तो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखते थे। बच्चा छोटा हुआ तो थोड़े दिन तो नहीं जा पाए, लेकिन बाद में बच्चों को लेकर भी, विधायक बनने के बाद भी, जब तक परिवार गोरखपुर रहता था तो मैं सामान्य शेड्यूल ये होता था कि पूरे सप्ताह इटवा रहता था। सैटरडे संडे में, सैटरडे की शाम को एक दिन सप्ताह में मैं चला जाता था गोरखपुर। तो यही शेड्यूल ही तय रहता था, बच्चों को लेकर के सिटी मॉल जाना, कोई ना कोई फिल्म देखना, खाना खाना, फिर घर आना। अब मौका नहीं मिल पाता है। मंत्री बनने के बाद शायद एक बार परिवार के साथ पिक्चर देखी, उसके बाद तो ये कोरोना का दौर आ गया। लेकिन फिल्में देखना अच्छा लगता है। पहली बार स्मृति काम कर दी, सबसे पहली बार अखबार में कब नाम आया आपका? क्योंकि हम लोग जिस निश्चित तौर पे आप जहाँ से ताल्लुक रखते हैं वहाँ अखबार में पहली बार जब नाम आया होगा तो वो बड़ा एक उत्सुक पल रहा होगा। वो ये क्षण आया बस्ती में, APNPG कॉलेज में। मैंने कहा बहुत सारे डिबेट कंपटीशन और ये सब होते थे, तो फिर कॉलेज में अखबारों में नाम आने लगा। आज ये प्रतियोगिता हुई, उसमें प्रथम पुरस्कार विजेता सतीश रहे। एक बार जब, जैसे मैंने कहा, 7 पुरस्कार जीते, तब नाम आया। और फिर विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों के माध्यम से नाम और तस्वीरें कई बार आने लगी। फिर गोरखपुर पहुंचा तो वहाँ भी यूनिवर्सिटी में डिबेट में और इन सब मामलों में नाम आने लगा। और फिर तो एक श्रृंखला के रूप में श्रृंखला शुरू हो गई तमाम सारी संगोष्ठियों में। फिर मैंने एक गोरखपुर यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन था, गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजेस, मतलब जिसमें गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल
के सारे जिले 7 जिले आते थे, तो उनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहा, चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, तो वो फूल मालाओं के साथ तस्वीरें। फिर धीरे धीरे ये बड़ा यूजुअल सा हो गया, लेकिन पहली बार का स्पेशल रहा होगा। कुछ तस्वीरें अच्छी लगी, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार टेली ब्रिज के माध्यम से, आप जानते हैं वो बड़े टेक्नो से भी हैं, बड़े हाई लेवल की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक दिन हम सभी को मैसेज आया कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश के सभी विधायकों, भाजपा विधायकों और सांसदों से टेली ब्रिज के माध्यम से बात करेंगे। आप सबको फोन से जुड़े रहना है, उनको सुनना है, और उधर से जिसका नंबर डायल होगा, आप इधर से नहीं कर सकते, वो उनको उनसे बात करने का अवसर मिलेगा। मैं लखनऊ से ही जा रहा था, रास्ते में तो ये मैसेज मिला, गोरखपुर पहुंचा, और नेटवर्क का इशू ना आ जाए इसलिए उस दिन नेटवर्क नहीं गया, क्योंकि बड़ी उत्सुकता थी कि आज प्रधानमंत्री जी से टेलीफोन पर बात होगी। और मैं सौभाग्यशाली था कि पूरे देश से 3-4 विधायकों को जो मौका मिला, विधायक सांसद को, तो उधर से मेरा भी नंबर डायल हुआ कि सतीश द्विवेदी जी आप बात कर सकते हैं। तो मैंने उनको प्रणाम किया, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता था ये कहते हुए कि मेरे जनपद को आकांक्षी जनपद की सूची में रख करके आपने उसके विकास के बारे में सोचा है। उनको लगा कि मैं आकांक्षी जनपद में होने से बड़ा खुश हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सतीश जी, ये सौभाग्य का विषय नहीं, दुर्भाग्य का विषय है कि आपका जनपद आकांक्षी जनपद में है, आप सब प्रयास करके उसको आगे निकालिए। तो मैंने तो पहले यही सोचा था कि आकांक्षी जनपद को कैसे बाहर निकाला जाए इस बारे में पूछेंगे, लेकिन वो हमसे पहले वाले विधायक ने सवाल पूछ लिया था। तो अचानक ही मेरे मन में प्रश्न आया, और मैंने उनसे पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका जो सपना है देश के किसानों की आय दोगुनी करने का, उसमें मेरे जैसा जनप्रतिनिधि क्या कर सकता है, हमारी भूमिका क्या होगी। वो बहुत प्रसन्न हुए इस प्रश्न पर कि हमने कोई शिकायत नहीं की और अपनी भूमिका के बारे में पूछा, तो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। वो तस्वीर जब अगले दिन अखबार में छपी, शायद उत्तर प्रदेश में मैं अकेला ही विधायक था या एक आध कोई और रहे होंगे, और पूरे प्रदेश में जब फ्रंट पेज पर वो तस्वीर आई, उस दिन काफ़ी रोमांच हुआ था, अच्छा लगा था। और चुनाव जीतने के बाद की तस्वीरें भी वैसे ही थी, उतना ही रोमांचित करने वाली थी। और फिर एक तीसरी प्रमुख तस्वीर जो जिस दिन मंत्री पद का शपथ लिया और अगले दिन अखबार में खबर देखी, तो ऐसी कुछ तस्वीरें हैं जो यादगार रहती है। सबसे पहली बार भोजन कब बनाना हुआ आपका? हाँ, ये बड़ा मजेदार सवाल किया आपने। मेरी माँ, जब मैं हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद पिताजी ने अच्छी पढ़ाई कर सके इसलिए बस्ती भेजने का निर्णय लिया, तो मेरी माँ रोने लगी, बिल्कुल अश्रुधारा बह रही थी कि ये खाना बनाना नहीं जानता है, कैसे बनाएगा, क्या करेगा। लेकिन पिताजी थोड़े जिद्दी हैं इन मामलों में कि जब डिसीजन, अब तो है नहीं, डिसीजन ले लेते थे तो ले लेते थे। तो फिर गए, और हमारे साथ उस समय किसी के साथ रहना तय हुआ, तो थोड़े दिनों तक तो दूसरे लोगों का बनाया हुआ भोजन किया। फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि ऐसे कैसे काम चलेगा। पहली बार इंटरमीडिएट में था, तो तहरी बनाते हुए किसी को देखा था, तो जिस दिन किसी दिन अकेले हुआ तो मुझे सुझाव मिला था कि होटल पर जाकर खाना खा लेना। मैंने सोचा नहीं, आज मैं खुद अपने हाथ से तहरी बनाऊंगा। और मैं आपसे बताऊं, तब गैस नहीं था हमारे पास, हम तो गांव से निकले थे, तो स्टोव था जो केरोसिन पंप करना, मिट्टी के तेल से जलता था, और कुकर भी नहीं था, स्टील का भगोना था। तो मैं अंदाज नहीं पाया कितना पानी डालना चाहिए, कितना क्या करना। तो पहली बार की बनाई हुई तहरी जल गई। अच्छा। और थोड़ा सा उसमें से निकाल कर खाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं खाया। वो जलने का इतना वो आ रहा था उसमें से, उसका गंध आ रही थी कि वो कर नहीं पाया भोजन, भूखे पेट ही उस रात सो गया। लेकिन धीरे धीरे फिर वहाँ से ग्रेजुएशन में गया, फिर थोड़ा खाना बनाना सीखा। फिर 3 साल तो एक परिवार में रहा मैं बस्ती में, तो भोजन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब पीजी करने गोरखपुर आया, तो धीरे धीरे खाना बनाना सीख गया। रोटी तो मैंने खाई नहीं थी इंटरमीडिएट की पढ़ाई तक। आप जानते हैं सिद्धार्थनगर के लोग चावल पसंद करते हैं, लेकिन हमारा रूम पार्टनर ऐसा था, उसको रोटी पसंद थी। जिस परिवार में मैं बस्ती में रहा 3 साल, तो शाम को लोग रोटी खाना पसंद करते थे। धीरे धीरे रोटी की भी आदत पड़ गई, और आज मतलब अंत में वो स्थिति आई कि किसी भी तरह का खाना बना सकता हूँ आज भी। अब तो अवसर नहीं मिलता है, लेकिन वो रोटी हो, तहरी हो, चावल हो, दाल हो, सब्जी कोई भी हो, मैं कोई भी खाना बना सकता हूँ। और मुझे विश्वास है कि अच्छा बनाता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मौका नहीं मिलता। इसलिए कई बार चाय सामने आती है तो
कहता भी हूँ चाय बनाने वाले लोगों को कि जी, थोड़ी अच्छी चाय बनाओ। अच्छा, इसी का मैं नतीजा बना है कि देता आपके यहाँ चाय बड़ी अच्छी मिलती है। आपका रेगुलर इंस्ट्रक्शन रहता है। तो एक बड़ी लेकिन ये है कि पहली बार को याद कर रहा है, आज आप सब कुछ बना लेते हैं लेकिन वो जली हुई तहरी आज भी याद हाँ, है। आज भी याद। तो निश्चित तौर पे पहली बार को याद करना हमेशा रोचक रहता है। पहली साइकिल कब खरीदे आप? मेरे पिताजी 24 इंच की हरकुलिस साइकिल से चलते थे। जी जी उसकी गद्दी लंबी होती थी। जी उसी साइकिल से कैंची चलाना सीखा। जब खुनियाओं जाकर पढ़ रहा था, पैदल जाते थे हम, जी वो 3-4 किलोमीटर की दूरी। उस बीच का जो कच्ची सड़क है, जी अभी उसको उस याददाश्त के रूप में ही एक पक्की सड़क बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, क्या बात शायद जल्दी ही वो सड़क पक्की हो जाए। जिस कच्ची सड़क से मैं जाता था वहाँ, जाते। उस विद्यालय में बहुत सारे काम कराए। अभी पूरे कैंपस में जी। इंटरलॉकिंग कराई। अब तो पुरानी बिल्डिंग है नहीं, जी नई बिल्डिंग बन गई। वो कोशिशें कर रहा हूँ। उस विद्यालय ने बहुत कुछ दिया है जीवन में, वहाँ से जी, जीवन की निश्चित दिशा तौर मिली। तो वहीं जाने के लिए दूरी पड़ती थी। वो 6, 7, 8, 3 साल तो पैदल जा करके पढ़ाई पूरी की हम लोगों ने। लेकिन जब हाई स्कूल में एडमिशन हुआ तो वो विद्यालय थोड़ा दूर था, तो इसलिए साइकिल चलाना जरूरी था। तो कैंची चलाना जो फ्रेम के बीच में पैर डाल करके पिताजी के साइकिल से सीखी। जी 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 हमारी आर्थिक स्थिति परिवार की बहुत अच्छी नहीं थी। खेतीहर परिवार था, खेती अच्छी थी, लेकिन पिताजी अकेले थे और खेतीबाड़ी करने में थोड़ा असमर्थ थे। हम बच्चे छोटे थे, पढ़ाई में थे, तो बटैया कटौती इस तरह का जो सिस्टम चलता है उसमें चलता था। उस कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण फिर बहनों की शादी में परेशान रहते थे। नई साइकिल खरीदने भर को पैसा नहीं था। तो उन्होंने जब मैं साइकिल चलाना सीख गया तो एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी। उस पुरानी साइकिल का पूरा दृश्य मेरी आंखों में तैरता है। उसी साइकिल से तलपुरवा जाना शुरू किए। तो मैंने कहा कि हम 2 भाई उसी से, कभी एक चलाता था, दूसरा पीछे बैठता था, कभी दूसरा चलाता था, मैं पीछे बैठता था। उसी से आना जाना शुरू हुआ। और पहली नई साइकिल मुझे तो मैं तो नई साइकिल पे कभी मैंने सवारी नहीं की, क्योंकि वहाँ से फिर इंटरमीडिएट में बस्ती चला आया। तो अपने कॉलेज के पास ही रूम लेकर के रहता था। बाद में एक परिवार में रहने लगा, तो फिर वहाँ से भी पैदल आना जाना। फिर जिस परिवार में रहता था उस परिवार की साइकिल चलाया। जी 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 तो नई साइकिल की स्मृतियां नहीं है। स्कूटर खरीदा जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मानदेय अध्यापक के रूप में पढ़ा रहा था। अरे वाह। वो पहली अपनी कमाई से खरीदी हुई स्कूटर थी। जी जी बाद में फिर बाइक खरीदी, फिर अल्टो कार आई, और फिर स्कॉर्पियो जब चुनाव लड़ने की बात आई कि भाई थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए। जी जी और आज सरकारी गाड़ी से चलता हूँ, लेकिन नई साइकिल से स्वयं चलने का, बेटे के लिए बेटी के लिए खरीदा, स्वयं किसी नई साइकिल की सवारी करने का सौभाग्य नहीं मिला मुझे। तमाम युवाओं के लिए ये बातें कितनी प्रेरणादायी हैं कि संघर्ष का रास्ता आपने कहाँ से शुरू किया और आज आप इस मुकाम पर मैं आपने साइकिल की बात छेड़ दी। जी। जूता पहली बार ग्रेजुएशन में आया तो पहना। पिताजी की वो स्थिति नहीं थी कि चप्पल सैंडल कई बार पहनते रहे। और एक बार मैं अपने मामा जी के घर गया, इंटर में पढ़ रहा था या ग्रेजुएशन में था शायद, तो मामा जी का जूता छोटा हो गया था। तो मैंने उसमें रुई डाल के अपने पैर में सेट किया तो लगा कि हो जाएगा। वो जूता पहन करके घर चला आया। उस दिन मेरे पिताजी मतलब उन्होंने देखा ये क्या है, और मेरा जुगाड़ देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और लिटरली रोने लगे वो। फिर मैं जब जाने लगा बस्ती तो उन्होंने किसी सेठ साहूकार से उधार ला करके पैसा दिया और उन्होंने कहा जूता खरीद लेना इस बार। तो पहली बार जूता पहनने को मिला। मैं कभी सोचता हूँ जब आज हम लोग 4000-5000 के जूते पहनते हैं, वो जूता शायद 150 रुपये या 165 रुपये का था। तो मैं सोचता हूँ कि कितने जितने का एक जूता हम लोग आज पहनते हैं उसमें कितने गरीब परिवारों के बच्चों को जूते मिल सकते हैं। बड़ा भावुक करने वाला है ये। कई बार वो मैं विजुलाइज कर सकता हूँ उस चीज़ को कि कैसे उन्होंने अरेंज किया होगा उधार लेकर के और सारी चीज़ें करके। और तो मेरे लिए उस दिन मुझे लगता था कि क्या मिल गया है जब नए जूते पहनकर पहली बार मैं कॉलेज गया। खुद से कमाया हुआ पहली तनख्वाह कितनी थी? नौकरी में आने से पहले बस्ती में जब पढ़ाई कर रहा था
तो जो जिस परिवार में मैं रहता था उनके घर में स्कूल चलता था, जी। एक ओरी जोत मोहल्ला में तिवारी परिवार था। तो कुछ लोग मिलकर के उसमें कोचिंग चलाते थे। अचानक से उनका कॉमर्स का टीचर, जबकि मैं तो कॉमर्स पढ़ा नहीं था, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, उनका कॉमर्स का टीचर कहीं चला गया या बीमार हो गया, कोई दूसरी कोचिंग खोल ली और अच्छी संख्या थी बच्चों की, तो उनको क्राइसिस हो गई तुरंत से कॉमर्स के टीचर की। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, ये कोचिंग चलाने वाले जानते थे, तो लोगों ने कहा कि आप कॉमर्स पढ़ा देते। मैंने कहा मैं कैसे कॉमर्स पढ़ा सकता हूँ, मैंने तो कभी कॉमर्स पढ़ा नहीं। लेकिन हमारे मित्र जानते थे, उन्होंने कहा नहीं तुम कोशिश करोगे पढ़ा लोगे, थोड़ा इकोनॉमिक्स से मिलता जुलता है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे एक दिन समय दो, किताबें दे दो, फिर मैं बताऊंगा। मैंने देखा, रात भर कोशिश की और मैंने अगले दिन कहा कि ठीक है मैं पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाने लगा और बहुत पॉपुलर हो गया उस कोचिंग में। क्या बात है। थोड़े दिन ही पढ़ाया, 1 महीने या 2 महीने ही, तब तक उनको कॉमर्स के फिर कोई टीचर मिल गए उन्होंने, और हम भी समय नहीं दे पा रहे थे अपनी पढ़ाई। और तो उस कोचिंग के पढ़ाने के कारण मुझे लगता है कुछ 1000-1500 रुपये मुझे मिले थे। तो फिर आपको बड़ा अजीब लगेगा कि उस पैसे का जो मैंने उपयोग किया, क्योंकि एक परिवार में रहने लगा था, कोई रूम रेंट देना नहीं पड़ता था। एक अच्छा स्टोव बस्ती मार्केट में जाकर खरीद के, और 2 घर में जो रजाइयाँ होती थीं गांव पर, तो मैं देखता था गंदी हो जाती थी और उन पर लिहाफ नहीं रहता था। शहर में जब मैं रहने लगा उस परिवार में, तो मुझे लगा यहाँ तो रजाई में लिहाफ रहता है, कवर रहता है, और समय समय पर उसको धुलती हैं आंटी, तो वो साफ सुथरा दिखाई देता है। तो गांधी आश्रम से 2 रजाई के कवर और एक स्टोव, उस पैसे से यही 2 चीज़ें खरीद कर अपनी माँ के लिए घर ले। अरे क्या बात। वो आज भी मुझे याद है, दुकान भी याद है जहाँ पे खरीदा था। बस्ती जाता हूँ तो कई बार उस दुकान पर नज़र पड़ती है कि पहला स्टोव खरीद कर यहीं से ले गया। इसलिए, और जब परमानेंट नौकरी में आया, जब कॉलेज में ज्वाइन किया, 11,300 रुपया पहली सैलरी थी। 3 महीने की सैलरी एक साथ मिली, क्योंकि 30 अप्रैल को ज्वाइन किया, फिर मई जून की छुट्टियाँ थी, गए नहीं, और सब जुलाई में जब गए, अगस्त में 3 महीने की सैलरी मिली, 33,000 कुछ रुपए मिले। कुछ तो मित्रों से, कुछ लोगों से उधार लिए थे, उसमें कुछ कपड़े बनवाए, पहली बार कई सेट कपड़े बनवाए, घड़ी खरीदी, जूता खरीदा, तो कुछ पैसे तो उसमें खर्च हो गए। 1 महीने की सैलरी जो 11,300 रुपये थी, उसको लिफाफे में बंद करके घर लेकर गया, और आंगन था हमारे पुराने घर का, आंगन में बैठे थे, शाम को पिताजी माताजी सब लोग थे, पिताजी के हाथ पर वो पैसा रखा, उनकी आंखों में आंसू थे, और तब उन्होंने एक रहस्योद्घाटन किया कि जब तुम पैदा हुए थे तो एक पंडित जी जिन्होंने तुम्हारी जन्मपत्री बनाई थी, उन्होंने कहा था कि जीवन का 24वां बसंत देखने से पहले आत्मनिर्भर हो जाएगा, और वही मेरा 24वां चल भी रहा था। मैंने जनवरी में ज्वाइन कर लिया था, फरवरी में 23 का हुआ था, 24वां साल था, तो उन्होंने पंडित जी को याद किया और बहुत खुश हुए। पिताजी के हाथ में लिफाफा, कैसा अनुभव था उस पिताजी? क्या वो उनके लिए अकल्पनीय था। वो तो मैं प्यून हो जाता तो भी खुश हो जाते, मैं प्राइमरी का टीचर हो जाता। एक बार मैंने वो संदर्भ जिक्र भी किया था मंत्री बनने के बाद, बड़ी जिद कर रहे थे वो कि तुम बीटीसी के लिए, मतलब प्राइमरी के टीचर के लिए परीक्षा दो। वो परीक्षा भी मैंने दी, वो सब संदर्भ है। मतलब वो मैं अध्यापक हो जाता प्राइमरी का तो भी खुश हो जाते, और उनका बेटा डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हो गया। इस बात से वो अभिभूत थे। हाँ, एक बात और उन्होंने उसी दिन कही कि लेकिन पंडित जी ने बताया था कि दंडाधिकारी बनेगा, तुम तो अध्यापक बन गए। और जिस दिन मैं दंडाधिकारी बना, मंत्री भी दंडाधिकारी ही होता है जो किसी को दंड दे सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मुझे उनकी याद आई कि वो होते तो वो देखते कि उनके पंडित जी की कही हुई बात सही हो गई, क्योंकि वो बार बार सोचते थे कि उनकी कोई बात गलत नहीं हुई और ये कैसे गलत हो गई। तो अंततः वो भी पूरा ही हो गया। पिताजी कब छोड़ के गए? पिताजी गए सितंबर 2012 में। वो 1 साल 1.5 साल तक लगभग उनकी रीढ़ की हड्डी में समस्या हो गई थी। बहुत इलाज कराया हम लोगों ने लखनऊ पीजीआई में आकर के महीनों। बाद में फिर विवेकानंद हॉस्पिटल में यहीं पर एडमिट रहे। फिर सबने जवाब दे दिया डॉक्टरों ने। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज फिर महीनों एडमिट रहे, फिर साथ छोड़कर चले गए। उम्र भी हो गई थी उनकी, लगभग 77-78 साल के हो गए थे। लेकिन ईमानदारी
बेबाकी, कर्ज नहीं लेना किसी से, लेना तो समय से चुका देना, कोई बात अगर किसी से कही जाए तो उस बात की कीमत समझना, जिसको मैंने वो कहते थे कि जबान की लाज रखनी चाहिए, और परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए, कोई उंगली ना उठाए अपने चरित्र पर, आचरण पर। ये सब चीज़ें मैंने अपने पिताजी से सीखी। निश्चित तौर पे आज वो जहाँ कहीं भी होंगे आपकी इस प्रगति को देख करके गौरवान्वित हो रहे होंगे। हमारे इस सेगमेंट का इतने उम्दा तरीके से जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 छोटे छोटे सेगमेंट हमारे और हैं, आपका बहुत ज़्यादा समय हमने लिया है, लेकिन इतना नॉस्टैल्जिक हो रहा है सब कुछ कि ऐसा लग रहा है अभी इंटरव्यू शुरू हुआ है। तो थैंक यू सो मच। हमारा अगला सेगमेंट है संदेशे आते हैं। इस सेगमेंट के अंतर्गत जब हमारे दर्शकों को पता चलता है कि हम किनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो वो अपने बहुत सारे सवाल आपके लिए भेजते हैं। 3 छोटे सवाल हम चुरा के लाए हैं वहाँ से आपके लिए, जो कि सारे सवाल तो शामिल कर नहीं सकते। छात्र राजनीति के दौरान का कोई रोचक किस्सा जानना चाहते हैं हमारे दर्शक से, कोई ऐसा रोचक किस्सा जो अभी भी याद आता हो? बहुत सारी बातें हैं। हम चुनाव तो नहीं लड़े छात्र राजनीति में। एक चुनाव लड़ा मैंने जी, बस्ती में था, और हम सब लोग दूसरे लोगों को चुनाव लड़ा रहे थे। किसी ने कह दिया कि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता था, कक्षा प्रतिनिधि, अरे तुम तो इतनी पॉपुलर हो, डिबेटर हो, और तुम ऐसे ही हो जाओगे। पर्चा भर दिया मैंने, और इसी गुमान में कि मैं तो बड़ा पॉपुलर हूँ और डिबेट में लोग तालियां बजाते हैं, एनएसएस के कैंप में भी मैंने किसी से कहा ही नहीं, मतलब वोट मांगना जो होता है, मैंने कोई कन्विंसिंग नहीं की, वोट नहीं मांगा, बस ऐसी चर्चा हो गई और मैं वो चुनाव हार गया। जो कोई कष्ट नहीं हुआ। तो वो खड़ा क्यों हुआ था? क्योंकि जिनको हम लोग चुनाव लड़ा रहे थे वो एजेंट, हर वोटिंग, जिस क्लासरूम में वोटिंग होती थी उनको एजेंट चाहिए थे। तो ये था कि उनको एक एजेंट भी मिल जाएगा और उस रूप में हम अंदर रहेंगे भी, तो बहुत कष्ट नहीं हुआ चुनाव हारने का। लेकिन हमारे क्लास के लड़के लड़कियों से जब मैंने पूछा, हमने कहा यार तुम लोग इतनी वाह वाह करते थे, और तो सबने कहा तुमको इतना घमंड था, तुमने हम लोगों से वोट ही नहीं मांगा, तो क्यों वोट देते तुमको? एक बड़ा अननोन सा लड़का वो चुनाव जीत गया। एक वाकया याद रहता है। और दूसरा, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा रहे थे एबीवीपी से हम लोग। श्रीकांत मिश्रा को, हमारा रूम पार्टनर भी वो था, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था। महिला छात्रावास में भी पोलिंग सेंटर होता था, तो वहाँ पर सब प्रत्याशी अपना अपना स्वागत द्वार लगाते थे। श्रीकांत के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वागत द्वार लगाया। तो मुझे किसी ने आकर बताया कि एक दूसरे छात्र नेता जो चुनाव लड़ रहे थे, संजीव सिंह श्रीनेत, कि उनके लोगों ने उस पर अपना बैनर लगा दिया है। और संजीव सिंह श्रीनेत अब तो नहीं है, वो उनको लेकर थोड़ा एक कभी कभी जो बच्चे थे उस समय, थोड़ा डर का भाव मन में आता था उनके टीम को और उनके उसको लेकर के। मैं परिषद कार्यालय पर बैठा था, रात थी, और किसी ने आकर चर्चा की। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी स्कूटर उठाई और बस वहीं पहुंच गया उस जगह पर। और वो सब छात्र नेता खड़े थे, स्वयं भी वो आया, वहाँ पर आया, पैर छुआ और कहा कि अरे भैया आप इतनी रात यहाँ कैसे? तब मैं टीचर हो गया था कुशीनगर में, गोरखपुर से अपडाउन का। हमने कहा यार हमारे प्रत्याशी का द्वार लगा था और आपके लोगों ने बैनर लगा दिया है। तुरंत ही उसने अपनी टीम के लोगों को डांटा और वो बैनर उतरवाया और फिर क्षमा मांगी और पैर छुआ। तो मुझे लगा कि कई बार छात्र नेताओं के बारे में जो धारणा बन जाती है कि बड़े उद्दंड होते हैं, किसी की नहीं सुनते, बात बात पे मारपीट करते हैं, उसका एक दूसरा पहलू भी होता है कि कोई ऐसा व्यक्तित्व उनके सामने पड़ता है तो वो ऐसे लोग भी सम्मान करते हैं। और टीचर बनने के बाद भी मैंने देखा, अपने कॉलेज में भी छात्र संघ के चुनाव होते थे और कई बार तोड़फोड़ और ये सब नौबत आती थी, लेकिन अगर हम लोग सामने निकल कर आते थे तो बच्चे बात सुनते थे। तो छात्र नेताओं के भीतर भी एक अच्छा छात्र छिपा होता है, ये मैं कहता हूँ लोगों से। दूसरा प्रश्न ये है कि निश्चित तौर पे राजनीति जो है वो बहुत सारी ऐसी मतलब संभावनाओं का भी क्षेत्र है और बहुत सारी अनिश्चितताओं का भी क्षेत्र है। तो वो युवा जो सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? बिल्कुल आना चाहिए अभिजीत जी, क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में ना आए और हम राजनीति को अच्छा देखना चाहिए, नहीं हो सकता। बिल्कुल। आप देखिए, एक दौर था जब केवल ठेकेदार, माफिया, अपराधी तत्व ही राजनीति में आते थे, चुनाव लड़ते थे। तो हमारे विधानसभा में किस तरह से माइक तोड़े गए और क्या हुआ, वो सब सारी घटनाएं।
लेकिन आज प्रसन्नता का विषय है कि जब से मोदी युग इस देश में आया है, काफ़ी प्रोफेशनल लोग पॉलिटिक्स में आए हैं। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दर्जन भर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिशनर, डॉक्टर्स, वकील्स, अच्छे व्यापारी, तमाम लोगों ने VRS लेकर के, अधिकारियों ने IAS IPS, वो सब लोग राजनीति में आ रहे हैं। तो एक प्रोफेशनल लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो विधानसभा और संसद में भी अच्छे कानून भी बनेंगे, उसकी गरिमा भी है, उनके आचरण में शुद्धता भी है, और उनके प्रोफेशनल स्किल्स का लाभ भी मिलता है। जी। आज मैं एक प्रोफेसर था और विधायक बनकर गया, तो पहली प्राथमिकता यही हुई कि सभी तरह के शिक्षण संस्थान हमारे क्षेत्र में होने चाहिए, ताकि जिस तरह से हमारे पिता को साहूकार महाजन से ऋण लेकर खेत गिरवी रखकर मुझे पढ़ाना पड़ा, वो किसी और पिता को ना करना पड़े। तो आज हमारे क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज भी बनकर तैयार है, राजकीय डिग्री कॉलेज भी बन रहा है, राजकीय ITI भी बन रहा है, राजकीय पॉलिटेक्निक भी बन रहा है। मतलब कोई भी शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं, मेडिकल कॉलेज हमारे जिला मुख्यालय पर हो ही गया है। तो जब इस तरह के लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति की तस्वीर अच्छी होगी, इसलिए आना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रतिभाशाली नौजवान हैं, दूसरों को कोसने के बजाय ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये गड़बड़ है, खुद आगे आ करके और खुद अच्छा करने की पहल करनी चाहिए। मैं तो नौजवानों से यही करना चाहता हूँ, और राजनीति से भागना भी नहीं चाहिए। अरे नहीं, हमको तो राजनीति से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है। देश तो लोकसभा विधानसभा से ही चलेगा। नेतृत्व तो राजनीतिक लोग ही करेंगे। तो अच्छे लोग आएंगे तो राजनीतिक नेतृत्व भी अच्छा मिलेगा, तो निश्चित रूप से देश अच्छा बनेगा, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को इसका जवाब मिल गया होगा। एक आखिरी प्रश्न इस सेगमेंट का, एक शिक्षक और छात्र दोनों का रिश्ता बड़ा खास होता है, और आपकी जो ये यात्रा रही है, एक इतनी खूबसूरत सी यात्रा रही है बतौर शिक्षक, कोई ऐसा किस्सा जो याद आता हो, जो जहन के बहुत करीब हो, आपका और किसी छात्र के साथ का एक ताल्लुक? अभिजीत जी, सब कुछ अच्छा लगता है। जीवन जिस दिशा में मैं चाहता था चला गया, लेकिन मैं कभी कभी क्लास मिस करता हूँ। मुझे मेरा पैशन बन गया था, मैं डूब जाता था क्लास में पढ़ाते समय, मतलब खो जाता था उसमें। मैं उसको नौकरी मानकर मैंने कभी काम नहीं किया। मैं तो छुट्टियों में जाता था, एक्स्ट्रा क्लासेज लेता था, मुझे आनंद आता था। इकोनॉमिक्स जैसा नीरस विषय पढ़ाने में आनंद आता था। मैं कोशिश करता था कि बच्चों के लिए उसको रुचिकर बनाऊं। एक वाकया याद आता है, जब मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ऑनरेरियम बेसिस पर पढ़ा रहा था। पहले ही दिन MA फाइनल ईयर के क्लास में पहुंचा। चुनाव का माहौल था, बहुत सारे छात्र नेता आते थे और भाषण देकर जाते थे। संयोग से मैंने कोई खादी की शर्ट पहनी हुई थी और पैंट, तो और कोई किताब लेकर मैं कभी क्लास में गया नहीं, मेरी आदत नहीं रही। तो ऐसे ही पहला दिन था, तो मैं पहुंच गया क्लास में कि आज बच्चों से इंट्रोडक्शन होगा। कोई ले भी नहीं गया क्लास में परिचय कराने, खुद ही चला गया। डिबेटर वगैरह होने के नाते और कॉन्फिडेंस तो था थोड़ा। अब मैं जैसे ही पहुंचा और खड़ा हुआ, बीच के केवल टेबल रहता था, कुर्सी नहीं रहती थी, उसके पास जब खड़ा हुआ, मैं कुछ बोलता उसके पहले एक लड़की ने कहा कि आइए आइए नेताजी। तो आप भी अपनी बात कही, आज हम लोग दिन भर यही कर रहे हैं। अच्छा, उसे लगा कि तो वो मुझे छात्र नेता है। बड़ी जोर से हंसी आई। मैंने रोका, फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं भाषण करने नहीं आया हूँ, मैं आज से आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। फिर अचानक से पूरे क्लास में शांति हो गई, सब लोग बैठ गए और वहाँ से यात्रा शुरू। सीधे हमारा एक टीचर के रूप में करियर सीधे PG फाइनल ईयर के क्लास से शुरू हुआ। बाद में मेरी जहाँ मैं ज्वाइन किया बुद्ध PG कॉलेज कुशीनगर में, वहाँ तो UG क्लासेज थे। फिर मैंने PG करवाया और बहुत सारे स्मरण हैं उस जीवन के। और हमेशा बच्चों ने बहुत सम्मान दिया, आदर दिया। कॉलेज में एक अच्छे टीचर के रूप में पूरे कॉलेज ने हमेशा रिस्पेक्ट की, और आज भी हमारा वो कॉलेज जहां हमने इतने दिनों तक सेवा की, उसके मैनेजर, प्रिंसिपल, टीचर्स मेरी अनुपस्थिति में वहाँ चर्चा करते रहते हैं कि उनको खुशी भी होती है कि मैं आज मिनिस्टर हूँ, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का हूँ, लेकिन एक अच्छा टीचर कॉलेज से चला गया, ये वो भी चर्चा करते रहते हैं। और मैं भी उन दिनों को बहुत याद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे इस सेगमेंट को भी बहुत खूबसूरत तरीके से आपने जवाब दिया। संदेशे आते हैं, एक आखिरी सेगमेंट है सर, जिसका नाम है चलते चलते। निश्चित तौर पे जीवन के बहुत सारे ऐसे क्षण होते होंगे जब बहुत उत्साह होता होगा, बहुत सारे ऐसे भी क्षण होते होंगे जब थोड़ी निराशा होती होगी।
बहुत सारे ऐसे भी क्षण होते होंगे जब मन बिल्कुल शांत होता होगा। कविताओं का, गीतों का बड़ा महत्व होता है जीवन में। ऐसी स्थितियों को और बेहतर तरीके से उससे या तो उभरने में या उस पल को जीने में कोई कविता या कोई गीत जो दिल के बड़े बड़े पास हो, हम आपसे गुजारिश करेंगे अगर उसको सुना सकें। गीत एक उसके पीछे कोई संदर्भ नहीं है। मैं रेडियो बहुत सुनता था जी। जब तक टेलीविज़न की दुनिया से नहीं जुड़ा था। टेलीविज़न घर में अपने था नहीं, गांव में चले जाते थे हिंदी फीचर फिल्म देखने रविवार को 5:45 पर जो आती थी, महाभारत और ये सब देखते थे। लेकिन जब पढ़ने लगे तो घर जब जाते थे पिताजी रेडियो रखते थे समाचार सुनने के लिए, तो मैं विविध भारती के गाने रात में कभी कभी रेडियो पर सुनता था। एक गीत जब बजता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं उसको गुनगुनाने लगता था कभी कभी। वो संभवतः किशोर कुमार का गाया हुआ है, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं। उसके सुर ले ताल बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं कई बार उस गीत को गुनगुनाता था और गा नहीं पाता हूँ। अच्छा लगता है, सोचता हूँ कि काश मैं भी अच्छा गा लेता। तो कभी कभी किसी मंच पर कहीं रहता हूँ जब और लोग गाते हैं सुनता हूँ, अच्छा लगता है, तो मन में इच्छा होती है कि गा पाता तो मैं भी गाता। तो गीत सुनने का शौक है। सुर अच्छा नहीं है, गला नहीं है, इसलिए गा तो नहीं पाता हूँ। बॉर्डर फिल्म का वो जो गीत आया था, संदेश से आते हैं, वो गीत सुनना अच्छा लगता था, सुनते सुनते उसको गुनगुनाता भी था। अभी एक गीत आया था, अभी एग्जैक्ट मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, वो इसी तरह की फिल्म जो तेरी मिट्टी वो तो एक गीत बहुत अच्छा लगता है। बार बार जितनी बार सुनिए उतनी बार अच्छा लगता है। अटल जी की बहुत सारी कविताएं मैंने पढ़ी, उनमें से बहुत सारी कविताएं बहुत प्रासंगिक हैं, कहने लायक। उनकी 4 लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं कई बार अपने भाषणों में उनका जिक्र भी करता हूँ, और उसको मैंने अपने जीवन के लिए मुझे मंत्र मिला वहाँ से। उन्होंने लिखा है, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, क्या बात। और मन की फकीरी के आगे कुबेर की संपदा भी रोती है, क्या बात। जिसका हृदय विशाल नहीं है, जिसका मन बड़ा नहीं है, तो वो चाहे जितना संपन्न हो से कोई, तो मन छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा मन करके हिम्मत करके करेंगे तो कोई भी काम कर सकते हैं। और हृदय विशाल है तो कुछ भी कर सकते हैं आप उदार होकर के किसी लिए। तो वो पंक्तियां हमेशा याद रहती हैं। ऐसे अलग अलग कई बार लिखता भी रहा पंक्तियां स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन अब तो उनमें से अधिकांश एक डायरी थी, वो डायरी गुम हो गई। जैसे एक जब गोरखपुर में मैं था और एक मेयर का चुनाव हुआ था, और एक आशा देवी किन्नर आशा देवी मेयर चुनी गई थी, किन्नर। तो चुनाव तो हो गया, लोगों ने जिता भी दिया, लेकिन बाद में बड़ा पछतावा था लोगों के मन में कि मतलब तो कई लोग इसकी व्याख्या करते थे, तो कहते थे असल में इतना गुस्सा था हम लोगों के मन में कि हम लोगों ने सोचा चलो एक किन्नर को जिता देते हैं। तो हमारा एनुअल फंक्शन हुआ था, मैं शायद उस समय पीजी का स्टूडेंट था, तो उसमें मैंने पंक्तियां खुद की लिखी हुई पढ़ी थी। और मुझे याद है उस समय केंद्र में जो सरकार थी वो भी पाकिस्तान और चीन के मुद्दों पर कोई बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रही थी, उसको लेकर भी हम लोगों के मन में आक्रोश था। शायद मुझे पूरी पंक्तियां याद ना हो, लेकिन कुछ लाइनें उसकी ऐसी थी। मैंने लिखा था कि जनता के जोश की अभिव्यक्ति अगर हिजड़ी हो, और गठबंधन की सरकार उस समय केंद्र में चल रही थी, मुझे याद आ गया, दिल्ली में बैठी सरकार अगर लंगड़ी हो, बार बार ये बातें आती थी, क्या करें हम, इतने दलों का गठबंधन है, तो क्या होगा देश का भगवान ही अब जाने, ऐसे करके कुछ 7-8 पंक्तियां लिखी थी। भाई इतना भी क्या जोश कि आप जोश में ऐसा निर्णय लें जिस पर खुद ही पछताए। तो शौक रहा, लेकिन अब मौका नहीं मिलता है। अटल जी की सर कोई कहानी लेखन प्रतियोगिता में भी मैं प्रथम पुरस्कार पाया था अपने कॉलेज में, ग्रेजुएशन के समय में। लंबी कहानी लिखी थी और अपने गाँव के जनसंख्या पर लिखनी थी कहानी, जनसंख्या वृद्धि पर। हमारे गाँव का एक बड़ा परिवार था जिसमें सैकड़ों सदस्य थे उस परिवार में, उसी परिवार को ध्यान में रख करके पूरी कहानी लिख दी थी। और पहली प्रतियोगिता में उस पर मिला था। सामाजिक भेदभाव को लेकर के एक वो लिखा था, एक कहानी, गेहूं का मामा, कि गेहूं जो होता है उसमें एक वो है घास, वो निकलता है, वो ऊपर निकल जाता है, बड़ा हो जाता है। तो मैंने लिखा था कि दलित वर्ग में भी, पिछड़े वर्ग में भी कोई व्यक्ति जब संपन्न हो जाता है तो उनके बीच नहीं बैठना चाहता, वो दूसरे एलीट क्लास में जुड़ जाता है जिनको गालियां देता रहता है उसके पहले। गेहूं का मामला लिखा था।
उस पर भी मुझे पुरस्कार गेहूं का मिला था। मामा। हाँ, पुरस्कार लिखा था। तो ये तो लिखने का भी शौक है, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में लिखता रहा, कॉलेज मैगजीन में, लेकिन अब समय नहीं मिल पाता। तो मुझे लगता है कि एक पारी हम लोग लेखक के तौर पे भी आपकी देख सकते हैं आने वाले दिनों में। कभी मौका मिलेगा तो जरूर। शीर्षक बड़ा रोचक है, गेहूं के मामा है वो बहुत ऊपर निकल जाता है, जी, उनके बीच नहीं रहना चाहता। जी, बड़ा रोचक, मतलब वो शीर्षक बड़ा रोचक आपने। उस घास को ही गेहूं का मामा कहते हैं। जी। अच्छा, फुलझड़ी जैसा होता है, गेहूं के स्वरूप का ही होता है, लेकिन उसमें दाने नहीं होते हैं, तो हमारे गांव में उसको गेहूं का मामा कहते थे। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलते चलते सेगमेंट को भी इतनी सारी स्मृतियां आपने बताई, वो चाहे अटल जी की हो या आपकी लिखी हुई कुछ पंक्तियां, तो निश्चित तौर पे ये इंटरव्यू जो रहा बहुत ही रोचक रहा। आपने इतने खूबसूरत तरीके से सारे पक्षों पे खोल के बात की आप, और आपसे बात करके अच्छा लगा, मन की बातें कहने का मौका मिला और इतना खुल के आपने बात की, ये बड़ा अच्छा लगा। और हमें भी कुछ पन्ने पलटने का अवसर मिला, जो कि सामान्य तौर पे हम आपके इंटरव्यूज देखते रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश थी कि हम उन पहलुओं को छुएं जो थोड़े से अनछुए रहे हैं आपके निजी जीवन के, आपके बचपन के दिन, आपके संघर्ष के दिन, आपकी उपलब्धियों के दिन। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट रहा सर, द मुसाफिर किस्सों वाले स्टूडियो, तो कि किस्सों की जो दुनिया है उस तरफ हम लोग गए आपके, इसके बारे में आपके विचार, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है। अच्छा लगा। मैंने तो आपका कार्यक्रम कई मंचों पर देखा है, मुसाफिर किस्सों वाला, तब आपको किस्सा सुनाते हुए देखा है, लेकिन आज आपने बड़ी खूबसूरती से मेरा किस्सा मेरे मुंह से सुना दिया लोगों को। बहुत सारी बातें जो मुझे ध्यान में भी नहीं थी, अचानक आपसे बात करते करते आई, तो बहुत खुलकर अपनी बातें कहने का अवसर मिला। अच्छा लगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ, हर नौजवान को, आपकी पृष्ठभूमि कोई भी हो, कई बार बहाने बनाते हैं, हम क्या करें, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, क्या करें, हम तो बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र से हैं। जीवन में बहाने बनाना बंद करिए, सपने देखिए, खुली आंखों से देखिए, सोते हुए नहीं, और उनके पूरा करने की जिजीविसा आपके मन में होगी तो संसाधनों की, परिस्थितियों की कोई बाधा सामने नहीं आएगी। आप जो चाहेंगे हासिल करेंगे, और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे शो को समय देने के लिए, अपने अति बहुमूल्य समय से आपने समय दिया। हम जानते हैं आप कितने व्यस्त हैं, लेकिन सुबह सुबह आपने समय दिया। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए और इतनी खूबसूरत तरीके से अपनी बात रखने के लिए।